चलिए आज एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां ना कोई ट्रेन थी, ना फोन और ना ही बिजली। एक ऐसी दुनिया जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। तो आइए आज 1800 के दशक के उसी भारत की सैर पर चलते हैं जो अब सिर्फ कहानियों और इतिहास के पन्नों में ही जिंदा है। देखिए, राजाओं और साम्राज्यों की बड़ी बड़ी लड़ाइयों की कहानियां तो हम सबने सुनी हैं, पर उन कहानियों से परे उस दौर में एक आम इंसान की सुबह आखिर कैसी होती थी, उसका दिन कैसे गुजरता था, मतलब उसकी असली कहानी क्या थी। तो सबसे पहले जरा उस दौर के स्केल को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश हैं, पर तब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैले अखंड भारत में सिर्फ 17 करोड़ लोग रहते थे। इसका मतलब है हर तरफ खुली जमीन और दूर दूर बसे हुए गांव। आज से कितनी अलग तस्वीर है ना। और अब ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 10% पुरुष और महज 1% महिलाएं ही पढ़ना लिखना जानती थीं। सोचिए, एक बहुत बड़ी आबादी जानकारी और ज्ञान की शक्ति से पूरी तरह दूर थी। और शायद यही वो कमजोरी थी जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जड़ें जमाने का एक बड़ा मौका दे दिया। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमारा आज का ये सफर इन 5 हिस्सों से गुजरेगा। चलिए एक एक करके उस दौर की हर परत को खोलते हैं। तो पहला हिस्सा, परिवर्तन के दौर में साम्राज्य। यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसने भारत की तकदीर को अगले 200 सालों के लिए बदल कर रख दिया। अंग्रेजों का भारत आना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत लंबी सोची समझी शतरंज की बाजी थी। कहानी की शुरुआत हुई 1608 में जब कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। अगले लगभग 150 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाती रही और 1800 आते आते मुगल और मराठा, जो उस वक्त की 2 सबसे बड़ी ताकतें थीं, उनकी बुनियाद बुरी तरह हिल चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये किया कैसे। यहीं इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। उनका सबसे बड़ा हथियार था फूट डालो और राज करो। जरा सोचिए, वो एक ही वक्त पर मुगल और मराठा दोनों के दरबार में जाकर वफादारी की कस्में खाते थे और फिर पर्दे के पीछे उन्हीं दोनों को आपस में लड़वा देते थे। इतना ही नहीं, यहीं के नौजवानों को पैसे और अंग्रेजी तालीम का लालच देकर अपनी फौज में भर्ती किया। ये एक बेहद सोची समझी 100 साल से भी लंबी चाल थी। जब सियासत बदल रही थी तो अर्थव्यवस्था भला कैसे पीछे रहती। तो अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, 2 अर्थव्यवस्थाओं की कहानी। उस वक्त भारत में समझिए कि एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग आर्थिक दुनियाएं एक साथ चल रही थीं। एक तरफ थी ब्रिटिश सिस्टम की दुनिया, जहां किसानों पर लगान का भारी बोझ था। मजदूरों से फैक्ट्रियों में 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था और सारी की सारी कमाई समंदर पार ब्रिटेन भेजी जा रही थी। और दूसरी तरफ थी गांव की अपनी दुनिया। यहां अदला बदली का सिस्टम चलता था, मतलब कुम्हार ने घड़ा दिया तो किसान ने बदले में अनाज दे दिया। गांव अपने आप में पूरे थे, उन्हें बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं था। और गांव की इसी दुनिया का जो पूरा फलसफा था ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, मेरी जरूरतें कम हैं इसलिए मेरे जमीर में दम है। उस दौर के लगभग 90% लोगों की सोच यही थी। ये लाइन उनकी सादगी और उनके आत्मसम्मान की एक जबरदस्त मिसाल है, क्योंकि जब जरूरतें कम होती हैं तो इंसान किसी का गुलाम नहीं होता। तो राजनीति और अर्थव्यवस्था के बाद अब जरा जमीन पर उतरते हैं। चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से में, उस दौर के दैनिक जीवन की लय को महसूस करने, जहां सुकून शब्द के शायद असली मायने छुपे थे। कपड़े सिर्फ तन नहीं ढकते, वो उस दौर की पहचान भी थे। उस जमाने में ज्यादातर पुरुष धोती, गमछा और महिलाएं साड़ी में ही दिखती थीं। यही उनका स्वाभाविक पहनावा था। और अंग्रेजी कपड़े, वो तो सिर्फ बहुत बड़े अमीर या फिर अंग्रेजों के करीबी लोग ही पहनते थे। मतलब कपड़ों से ही अंदाजा लग जाता था कि कौन किसकी तरफ है। जरा उस जिंदगी की कल्पना करके देखिए, घास फूस और मिट्टी के बने घर, कहीं आने जाने का एक ही साधन बैलगाड़ी, कोई फोन नहीं, मतलब जो भी बात करनी है आमने सामने बैठकर करनी है। शाम होते ही बिजली तो थी नहीं, तो तेल के दिए जलते थे और पूरा गांव एक साथ बैठकर किस्से कहानियां सुनता, भजन गाता और फिर चांद के साथ ही सो जाता। शायद इसी को सुकून कहते होंगे। तो सवाल है, पेट कैसे पलता था। देखिए, ज्यादातर आबादी तो किसान ही थी, पर यहां भी एक बंटवारा था। अंग्रेजों के लिए वो नील, कपास और अफीम जैसी फसलें उड़ाते थे, जिससे अंग्रेजों की तिजोरी भरती थी।
और अपने परिवार का पेट पालने के लिए गेहूं और धान। इसके अलावा पशुपालन एक बड़ा काम था, या फिर उन्हीं अंग्रेजी फैक्ट्रियों में मजदूरी करना एक मजबूरी थी। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। सुकून और सादगी के साथ साथ उस दौर में कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियां भी थीं। तो यह है हमारा चौथा हिस्सा, समाज की स्थायी चुनौतियां। यहां हम उस दौर की कुछ कठोर सच्चाइयों का सामना करेंगे। उस समय का समाज जाति व्यवस्था की पकड़ में बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज मुख्य रूप से इन 4 वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये सिर्फ काम का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये जन्म पर आधारित एक ऐसी सीढ़ी बन गई थी जिसमें निचले पायदान वालों के साथ अक्सर भेदभाव होता था। और अंग्रेजों ने उन्होंने समाज की इसी दरार को देखा और इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पर लोगों को और बांटा, इस आग में घी डालने का काम किया। क्यों? क्योंकि उनकी फूट डालो और राज करो की नीति तभी कामयाब हो सकती थी जब हिंदुस्तानी आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। सामाजिक खतरों के अलावा एक और खतरा था जो हर पल सर पर मंडराता रहता था। वो था कुदरत का। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस समय घने बेकाबू जंगलों से भरा था। रात होते ही जंगली जानवरों के हमले का डर बना रहता। इसीलिए गांव के बाहर आग जलाकर पहरा दिया जाता था। और किसानों के लिए तो सूखा और बाढ़ मानो किस्मत का एक खेल था जिस पर उनका कोई जोर नहीं चलता था। तो कुल मिलाकर देखें तो 18वीं सदी का भारत विरोधाभासों से भरी एक तस्वीर है। एक तरफ मजबूत आपसी भाईचारा, सुकून भरी जिंदगी, प्रदूषण मुक्त वातावरण था, तो वहीं दूसरी तरफ जाति प्रथा की जंजीरें, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण और कुदरत के लगातार खतरे भी थे। ये एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू थे। बदलाव तो जिंदगी का नियम है और प्रगति जरूरी भी है, लेकिन ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस आगे बढ़ने की होड़ में क्या हमने उस सुकून, उस भाईचारे और उस सादगी को कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है? क्या कुछ पाने के लिए हमने कुछ अनमोल खो दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबके सोचने के लिए है।